हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम दक्षिणी भारत के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे त्रिराज्यीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में है वो राजनीतिक शून्यता विस्थापित हो गई थी, क्योंकि हर्ष के कोई पुत्र नहीं था और ऐसी स्थिति में हर्ष का कोई वैधानिक उत्तराधिकारी भी नहीं था। इस कारण से है वो भारत के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट गुप्ता काल में है वो सामंत प्रथा है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि होती है और इस कारण से जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाती हैं। केंद्रीय शक्ति है वो एक तरह से वीक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हर्ष की मृत्यु के पश्चात है वो भारत के अंदर जो नए राजवंशों का उदय हुआ, उसमें 3 राजवंश है वो महत्वपूर्ण थे। और वो 3 राजवंश गुर्जर प्रतिहार जो आपके जो पश्चिम जो गुजरात और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, उसमें जो गुजरात और पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो हम कहें कि गुर्जर प्रतिहार, और ढक्कन में राष्ट्रकूट और पूर्व में जो पाल, ये 3 राजवंश थे। उनके मध्य है वो कन्नौज को लेकर के है वो संघर्ष होता है। कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष होता है और ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक है वो चलता है। और इस संघर्ष ने इन 3 ही राजवंशों को कमज़ोर कर दिया और बाद में हम देखते हैं कि इस कमजोरी का फ़ायदा है वो विदेशी उठाते हैं और किस प्रकार भारत में है वो तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो देखिएगा, आज हम इन जो तीनों राजवंश हैं उनको कन्नौज को लेकर के है वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर्ष है वो थानेश्वर और कन्नौज का शासक बन गया था, क्योंकि उसकी जो 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 बहन थी राजश्री है, उसका पति जब गृह वर्मा है वो जो कन्नौज का शासक था, जो मुखरी शासक था, उसकी जब हत्या हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि हर्ष है वो कन्नौज और थानेश्वर दोनों का शासक बन जाता है और कन्नौज उसकी राजधानी बन जाती है। तो इस समय हर्ष के शासनकाल में है वो राजनीतिक सत्ता का केंद्र है जो कई वर्षों तक है, कई सालों तक जो पाटलिपुत्र है वो राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा था। अब राजनीतिक सत्ता का केंद्र है और वो कन्नौज हो जाता है। तो कन्नौज एक महत्वपूर्ण स्थल था और इस कन्नौज पर है ये तीनों राजवंश है वो अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि कन्नौज है वो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्योंकि यदि हर्ष के पुत्र होता तो ऐसी स्थिति में कन्नौज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता। तो राजनीतिक जो की दृष्टि से कन्नौज की महत्वपूर्ण स्थिति थी। और एक तरह से कन्नौज है, आप जानते हैं कि जो कन्नौज एक प्रकार से जो आर्थिक दृष्टि से भी, क्योंकि गंगा यमुना के दोआब के अंदर स्थित था, तो इस कारण से जो कन्नौज है उसकी स्थिति है वो हर जो शासक अधिकार करना चाहता था, क्योंकि जब यदि आर्थिक समृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर है राजस्व अधिक प्राप्त होगा। और राजनीतिक स्थिति से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कन्नौज जो एक व्यापार जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ होने के कारण से हैं वो व्यापार के लिए एक सुलभ मार्ग है वो कन्नौज पर था। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार उस समय कृषि था, सामंत प्रथा है वो प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि जो आपके विभिन्न अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको वेतन के बदले भी भूमि अनुदान दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में कन्नौज जैसा उपयुक्त स्थान है वो सामंत प्रथा के लिए है। सामंती प्रथा के में कन्नौज से उपयुक्त स्थान नहीं था, इसलिए प्रत्येक जो राज्य है जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट है वो तीनों ही है वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इसलिए जो पाटलिपुत्र जो है वो जो एक प्रकार से गुप्तोत्तर काल से पूर्व है या जो सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था, अब जो सत्ता का केंद्र है वो एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और कन्नौज है वो महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। तो इसलिए है वो कन्नौज पर वो अधिकार है वो करना चाहते थे। तो इस समय जैसे कि कन्नौज है हर्ष की मृत्यु के पश्चात है, जैसे आप जानते हैं कि यशोवर्मन है वो एक प्रकार से है वो कन्नौज का शासक बनता है। और लेकिन यशोवर्मन के पश्चात है कन्नौज पर है वो आयुध वंश का जो शासन है वो स्थापित होता है।
और इसमें आयुध वंश के शासकों के अंदर है इंद्रायुध और चक्रायुध है, वो महत्वपूर्ण थे। तो नेचुरली क्या है कि जो आयुध वंश का जो शासक थे, जिसमें एक तरह से आप कहेंगे कि जो वज्रायुध है, इंद्रायुध और चक्रायुध ये शासक थे, ये बड़े कमज़ोर थे। तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा भी है वो ये तीनों राजवंश है वो उठाना चाहते थे। तो इसके लिए है एक तरह से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए है, जिस पर इस समय है वो आयुध वंश का शासन था, जो कमज़ोर शासक थे, वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए है वो एक तरह से इन तीनों राज्यों के मध्य वो संघर्ष होता है। और ये संघर्ष इस संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चलता है और अंत के अंदर है वो कन्नौज पर है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का है वो शासन स्थापित हो जाता है। तो इसके यदि हम त्रिपक्षीय संघर्ष के जो विभिन्न चरणों की बात करें, तो इसके जो प्रथम चरण की बात करें, अर्थात जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ है वो एक प्रकार से जो इस समय जो धर्मपाल है उसके द्वारा, पाल शासकों के द्वारा है वो एक तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ होता है। क्योंकि देखिएगा, आप जानते हैं कि जो इस समय जो गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी थी वो जोधपुर के जो मंडोर थी वो राजधानी थी, और इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो वत्सराज था। और दूसरी ओर पाल शासक की विषय में चर्चा करेंगे। पाल वंश की राजधानी पुण्यवर्धन थी और उसका शासक धर्मपाल था। और जहाँ तक राष्ट्रकूट दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इस समय राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी राजधानी मान्यखेत थी और शासक ध्रुव था। तो इस समय जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज था, पाल वंश का शासक धर्मपाल था और राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव था, जिसको धारावर्ष भी है वो कहा जाता है। और कन्नौज की जहाँ तक स्थिति है, इसमें आयुध वंश का जो शासक है इंद्रायुध का शासन था। तो सबसे पहले जो पाल वंश के शासक जो धर्मपाल है, उसने अपनी शक्ति है वो बंगाल के अंदर है अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, और उसके बाद वो कन्नौज की ओर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और मगध पर उसने अधिकार कर लिया था। तो उसकी और ऐसी स्थिति में वो कन्नौज पर वो आक्रमण करता है। और एक तरह से क्या है कि इस समय जो कन्नौज है वो एक तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अधीनस्थ राज्य भी था, जिसको वैसल स्टेट कहते हैं, वैसल स्टेट भी था। तो धर्मपाल है जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। वो धर्मपाल है वो एक तरह से क्या है कि जो कन्नौज का जो शासक इंद्रायुध है, कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को पराजित कर देता है, और इंद्रायुध के स्थान पर है वो चक्रायुध को है वो शासक बना देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर चक्रायुध को शासक बना देता है, क्योंकि अब कन्नौज है वो एक तरह से वैसल स्टेट था, अधीनस्थ राज्य था गुर्जर प्रतिहारों का। तो इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, जैसे मैंने बताया कि वत्सराज था, तो वत्सराज है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है और ऐसी स्थिति के अंदर है वो वत्सराज को पराजित कर देता है और वापस वो चक्रायुध के स्थान पर है वो इंद्रायुध को शासक बना देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो पाल और एक तरह से जो गुर्जर प्रतिहार है उनको कन्नौज को लेकर के है वो किस प्रकार आक्रमण होता है। तो इसी समय क्या है कि राष्ट्रकूट शासक है वो था ध्रुव था, और वो कन्नौज पर आक्रमण करता है। और वो जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है वो एक और तो है वो जो पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देता है, और दूसरी ओर है वो एक तरह से जो वत्सराज है जो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को भी पराजित कर देता है। तो ध्रुव जो शासक था, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रकूट वंश में बताया था कि धारावर्ष था, और ये दक्षिण का पहला शासक था जो उत्तरी भारत के अंदर आक्षेप करता है, और वो ये न केवल पालों को पराजित कर देता है, अपितु है वो एक प्रकार से है वो गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर देता है, लेकिन वो कन्नौज पर अधिकार नहीं करता है और वो वापस है वो दक्षिण चला जाता है। क्योंकि इस समय दक्षिण की राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी एक तरह से अनुकूल नहीं थी, आपस में ही अपने पारिवारिक कलह के अंदर वो उलझे हुए थे। तो कन्नौज वापस वो जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव वापस चला जाता है। तो देखिएगा, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है उसमें गुर्जर प्रतिहार शासक और जो एक तरह से पालों के मध्य जब भी संघर्ष होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रकूट वंश है कि शासक है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित करने के लिए है वो दक्षिण की ओर है वो एक तरह से दक्षिण से है वो उत्तर की ओर आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं, और लेकिन वो कन्नौज पर वो अधिकार नहीं करते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसका जो पहला चरण है उसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि ध्रुव है वो दोनों को पराजित करके वापस चला जाता है। अब द्वितीय चरण की जहाँ तक हम बात करते हैं कि जो इसका जो द्वितीय चरण है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो द्वितीय चरण है, उस द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या होता है कि क्या कहना चाहिए, राष्ट्रकूट शासक का जो ध्रुव है उसकी जो मृत्यु हो जाती है 793 के अंदर है।
और जब मृत्यु हो जाती है तो इसका फ़ायदा है वो एक तरह से क्या है कि जो पाल शासक जो धर्मपाल है जो वो एक प्रकार से उठाता है। तो और वो क्या है कि है वो इंद्रायुध को पराजित कर देता है और इंद्रायुध के कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को पराजित कर देता है धर्मपाल, और उसके स्थान पर चक्रायुध को शासक बना देता है। और इस प्रकार धर्मपाल है इस अवसर पर एक तरह से जो क्योंकि उसने कन्नौज पर एक तरह से विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इस अवसर पर वह उत्तरापद का अपने आप को स्वामी की उपाधि वो धारण करता है। तो एक तरह से इसमें धर्मपाल है वो एक प्रकार से हैं वो चक्रायुध को है वो शासक बना देता है इंद्रायुध को पराजित करके। और इस समय जो गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो शासक है जब पराजित कर देता है, ऐसी स्थिति में गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक इस समय नागभट्ट सेकंड होता है। तो जो नागभट्ट सेकंड होता है वो धर्मपाल को है वो पुनः पराजित कर देता है। और एक तरह से जैसे इसने जो चक्रायुध को शासक बनाया था उसके स्थान पर वापस वो इंद्रायुध को शासक बना देता है नागभट्ट देते हैं। तो नागभट्ट देते वो धर्मपाल को पराजित कर देता है। और इस समय क्या है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जैसे मैंने बताया कि ध्रुव की मृत्यु हो जाती है, और ध्रुव की मृत्यु के पश्चात है वो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है वो गोविंद तृतीय बनता है। तो गोविंद तृतीय है वो एक तरह से तटस्थ रहता है, वो इसमें कोई भाग वो नहीं लेता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो एक तरह से हम कहें कि द्वितीय चरण के अंदर है वो गुर्जर प्रत्याहार जो शासक है वो वापस है वो एक तरह से क्या है कि जो कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध के स्थान पर है वो चक्रायुध को चक्रायुध के स्थान पर इंद्रायुध को पुनः शासक बना देता है। तो इस तरह से जो हम कहें कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष का द्वितीय चरण है वो समाप्त हो जाता है और इसका कोई विशेष परिणाम नहीं रहता है। जब जहाँ तक हम इसके तृतीय चरण की हम बात करें तो तृतीय चरण के अंदर क्या होता है कि इस समय गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय था, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो शासक है वो नागभट्ट द्वितीय होता है। पाल शासक इस समय धर्मपाल ही रहता है और कन्नौज पर इस समय जैसे मैंने बताया कि इंद्रायुध है वो शासक बन जाता है और राष्ट्रकूट वंश का शासक इस समय है वो गोविंद तृतीय है वो बन जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक इस समय गोविंद तृतीय है वो ध्रुव के पश्चात गोविंद तृतीय बनता है। तो इस समय क्या है कि धर्मपाल है वो कन्नौज पर आक्रमण की योजना बनाता है और इसी समय है वो जो गोविंद तृतीय जो है वो भी एक तरह से क्या है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय वो भी एक प्रकार से कन्नौज पर आक्रमण की योजना बनाता है। तो दोनों एक साथ ही योजना बना रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो धर्मपाल और गोविंद तृतीय है, पाल शासक धर्मपाल और गोविंद तृतीय दोनों मिलकर के है वो कन्नौज के जो चक्रायुध है उसको पराजित कर देते हैं। और इस तरह से जो नागभट्ट द्वितीय है वो जो धर्मपाल के विरुद्ध है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो गोविंद तृतीय है वो नागभट्ट द्वितीय को पराजित जो गोविंद पाल शासक जो आपका जो क्या कहना चाहिए जो राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय है वो गुर्जर प्रत्याहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है और एक तरह से जो गोविंद तृतीय है वो कन्नौज पर अधिकार नहीं करता है और वो वापस है वो दक्षिण है वो चला जाता है अपने पिता की तरह, वो ध्रुव की तरह ही है वो गोविंद तृतीय वापस चला जाता है। और इस तरह से क्या है कि ये जो तृतीय चरण है इसके अंदर भी है वो कोई विशेष परिणाम नहीं रहा और राष्ट्रकूट लेकिन जो पलड़ा है वो राष्ट्रकूटों के पक्ष में हो रहता है। तो इस तरह से जो तृतीय चरण है वो पूरा हो जाता है। जहाँ तक चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं तो चतुर्थ चरण है वो एक तरह से हम कहें कि 8वीं शताब्दी के मध्य के अंदर प्रारंभ होता है और इस समय जो बंगाल के अंदर जो पाल शासक था वो देवपाल था। पाल शासक कौन था? देवपाल था। और गुर्जर प्रत्याहार शासक है वो रामभद्र था। तो इस समय क्या होता है कि जो पाल शासक देवपाल है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है और इस समय जो रामभद्र है वो एक तरह से हम कहें कि गुर्जर प्रत्याहार का शक्तिशाली शासक था और वो एक तरह से देवपाल को वो नहीं रोक पाता है और देवपाल है वो रामभद्र को है वो एक तरह से क्या है कि पराजित कर देता है और कन्नौज पर देवपाल का अधिकार हो जाता है। तो इस समय क्या है कि पाल शासक है चतुर्थ चरण के अंदर है पाल शासक देवपाल है वो एक प्रकार से क्या है कि गुर्जर प्रत्याहार शासक रामभद्र को पराजित कर देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि रामभद्र के बाद में है वो गुर्जर प्रत्याहार शासक मिरी भोज बनता है और जो मिरी भोज है वो अपने जो पिता है उसकी पराजय का बदला लेने के लिए वो कन्नौज पर आक्रमण कर देता है, लेकिन देवपाल है वो वापस है मिरी भोज को भी पराजित कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पाल शासक देवपाल है वो एक तरह से क्या है कि एक शक्तिशाली शासक था और वो जो एक गुर्जर प्रत्याहार जो शासक रामभद्र है न केवल रामभद्र को पराजित कर देता है अपितु उसके जो पुत्र है वो मिरी भोज है उसको भी वो पराजित कर देता है, दोनों शक्तियों को वो पराजित कर देता है। और जब देवपाल की जो मृत्यु हो जाती है और उसके बाद के अंदर है वो एक तरह से नारायण पाल है वो शासक बनता है और इसी समय जो राष्ट्रकूट शासक है
वो जो देवपाल हो रहता है, उसी समय जो राजपूत शासक है वो अमोघवर्ष है, वो शासक बन जाता है। अमोघवर्ष प्रथम है। और अमोघवर्ष प्रथम जैसे आप जानते हैं कि एक महान शासक था राजपूत वंश का। जैसे राजपूत के इतिहास में हमने देखा था क्या, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना महान नहीं था, अपितु वो अपनी जो एक तरह से सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए वो महान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक तरह से तटस्थ रहता है। और अमोघवर्ष के पश्चात है, जैसे आप जानते हैं, प्रथम के पश्चात वो कृष्ण द्वितीय वो शासक बनता है। और जो कृष्ण द्वितीय है वो एक और तो क्या है कि पाल शासक है, वो नारायणपाल के साथ उसका युद्ध होता है। और कृष्ण द्वितीय वो नारायणपाल को, पाल शासक नारायणपाल को पराजित कर देता है। दूसरी ओर कृष्ण द्वितीय का जो है गुर्जर प्रतिहार शासक मीरुभोज के साथ भी युद्ध होता है। लेकिन एक तरह से क्या है कि मीरुभोज है वो कृष्ण द्वितीय को पराजित कर देता है। तो गुर्जर प्रतिहार शासक मीरुभोज है वो प्रमुख था। और वो एक तरह से क्या है कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि वह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित कर करके है वो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार क्या है कि कन्नौज पर अधिकार करने का, कन्नौज पर जो अपना अधिकार है वो गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हो जाता है। और इसका श्रेय गुर्जर प्रतिहार शासक मीरुभोज को जाता है। तो इस तरह से क्या है कि इसका इस जो चतुर्थ जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, चरण चलता है, उसके अंतर्गत चतुर्थ फेज के अंदर है वो गुर्जर प्रतिहार शासक मीरुभोज है वो एक तरह से कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। इसके पश्चात जो पंचम चरण की यदि हम बात करें तो इस समय है वो पाल शासक था, वो राज्यपाल था। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का लड़का महिपाल था और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय था। तो इस युद्ध की शुरुआत है वो राष्ट्रकूटों की ओर से होती है। और राष्ट्रकूट शासक जो इंद्र तृतीय है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और एक तरह से क्या है कि जो पाल शासक महिपाल है वो जो इंद्र तृतीय है वो इसको क्या है, जो इंद्र तृतीय उसको वो पराजित है वो कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो हम जो 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 मतलब सॉरी पाल शासक ने जो गुर्जर प्रतिहार शासक जो महिपाल है वो इंद्र तृतीय को पराजित कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि महिपाल का वापस कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो पंचम चरण के अंदर जो पाल जो वंश है वो एक तरह से तटस्थ रहता है। और गुर्जर प्रतिहारों का जो जो मीरुभोज ने कन्नौज पर अधिकार किया था वो यथावत है, वो बना रहता है। लेकिन क्या है कि अब ये जो लगभग 200 वर्षों तक है जो ये युद्ध चला, त्रिपक्षीय संघर्ष चला, उस संघर्ष के कारण से क्या है कि इन तीनों शक्तियां हैं वो एक तरह से कमज़ोर हो जाती हैं। और एक तरह से क्या है कि एक तरह से जो हम कहें कि ये तीनों राजवंश है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर होने का जो फ़ायदा है वो तुर्की आक्रमण उठाते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इस जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके पतन के पश्चात है वो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य छोटे छोटे 36 राज्यों के अंदर पड़ जाता है, जिसको राजपूत कहा जाता है। और कन्नौज पर क्या है कि अब जो एक तरह से क्या है कि गढ़वालों का, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में गढ़वालों का शासन स्थापित हो जाता है, दिल्ली में तोमरों का शासन स्थापित हो जाता है। और एक तरह से हम कहें कि जो राजपूत वंश है वो पतन के पश्चात में वहाँ पर है वो कल्याणी के चालुक्यों का शासन स्थापित हो जाता है। और पालों के स्थान पर है जो सेन वंश का राज्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से पुनः एक तरह से छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। और इसका जो फायदा है वो एक तरह से तुर्की आक्रमण का उठाते हैं। और किस तरह से मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी है, उनका भारत पर आक्रमण होता है। और ऐसी भारत में अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो मिलकर के है वो तुर्कों का आक्रमण है वो तुर्कों के आक्रमण का विरोध कर सके। तो इस तरह से पूर्व मध्यकाल के अंदर है जो हम कहें कि इसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष के पश्चात है वो एक प्रकार से मध्यकाल है वो प्रारंभ हो जाता है। और एक तरह से हम कहें कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम ये होता है इसमें इस युद्ध के त्रिपक्षीय संघर्ष के पश्चात है वो कन्नौज का महत्व है वो हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से समाप्त हो जाता है। और एक तरह से क्या है कि जो सामंतवाद का जो विकास है वो उत्तर गुप्त काल में हुआ था वो आते आते एक तरह से काफ़ी प्रभावी हो जाता है। और राजपूत काल के अंदर सामंत प्रथा और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि एक तरह से इस समय है वो एक तरह से ये जो सैनिक दृष्टि से तीनों राजवंश है 200 वर्ष तो लड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो काफ़ी है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और एक तरह से जैसे मैंने बताया कि विदेशी शक्ति से लड़ने में अपने आप को असक्षम पाते हैं। और किस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि जो राजपूतों का जो उदय है वो इसमें होता है। और कन्नौज का जो महत्व है, जो सांस्कृतिक महत्व है वो जो एक तरह से क्या है कि एक तरह से समाप्त हो जाता है।
और किस तरह से वो हम कहें कि भारत के अंदर है वो एक नवीन संस्कृति है, उसका है वो उदय होता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।